हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। होपफुली आप सब भी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक यूजेस ऑफ मेटल और नॉन मेटल्स को। देखिए, अब तक हमने जो लास्ट क्लास ली है उसमें हमने एक दिन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मेटल्स की हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, और जो हमने कल सेशन लिया है उस सेशन में हमने नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, राइट। अब देखिए, आज हम इसका जितना इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना था इन नॉन मेटल्स और मेटल्स की, उतना ही इम्पोर्टेंट है इन मेटल्स नॉन मेटल्स के यूजेस को भी पढ़ना, इतना ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही मैं यूजेस के साथ आज यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कोरोजन यानी संसारण। ये संसारण क्या होता है और कहाँ कहाँ पे ये हम इसका संसारण के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले वीडियो को देखने से पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स। तो पहले हम देखते हैं मेटल्स में हमने सबसे पहले लिया आयरन मेटल्स को लिया। किसको लिया? आयरन मेटल्स को। आयरन मेटल्स के देखिए, आयरन मीन्स लोहे की बात हो रही है, लोहे वाली वस्तु का। तो आयरन का यूज कहाँ करते हैं? जनरली हम करते हैं जो लोहे वाली वस्तुएं होती है उनमें करते हैं, है ना। अब देखिए, आप यहाँ पर देखिए, जो ये आयरन है, आयरन का यूज किया जा रहा है नेल्स में, स्क्रूज में, नट बोल्ट्स में, इंडस्ट्रियल टूल्स एंड मशीन्स में, है ना। इनको बनाने में इनका यूज किया जाता है, लेकिन साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट जो है इसका रोल होता है आयरन का हमारी बॉडी के अंदर ही। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर आयरन का यूज कैसे करते हैं? देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। तो जो ये आयरन की कमी होती है ना, ये होती है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। अब देखिए, मैंने हीमोग्लोबिन का यहाँ पर नाम क्यों लिया? देखिए, हमारी जो ब्लड सेल्स आरबीसी सेल्स होती है ना, तो आरबीसी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर एक सेंट्रल, एक तरीके से हीमोग्लोबिन का सेंटर बोल सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन का सेंटर होता है आयरन। अब देखिए, हमारी बॉडी में जैसे ही हीमोग्लोबिन की, हमारी आरबीसीज में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो हमें क्या होता है? टायर्डनेस फील होती है, हमें थकान फील होती है, हमें कमजोरी सी फील होती है। तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि बॉडी में आयरन की कमी है। तो ये आयरन की कमी क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन का ही सेंटर होता है ये आयरन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आयरन का रोल हमारी बॉडी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मेटल्स और नॉन मेटल्स है, सभी का यूज हमारी डे टू डे लाइफ में होता है। तो आयरन के हमने यूज देखे हमारी बॉडी के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने यहाँ पर बताया कि थिंग्स में, इन सब थिंग्स में इस आयरन का यूज किया जाता है। सेकंड देखिए, यहाँ पर मैंने लिया जिंक मेटल को लिया। ये जो जिंक मेटल है, जिंक मेटल का रोल किया, जो रोल होता है यूजेस में, तो जिंक मेटल का यूजेस देखिए, गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। तो अब देखिए, ये गैल्वेनाइजिंग क्या है? गैल्वेनाइजिंग एक तरीके से एक क्या होता है? लेपन है, एक देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इट फ्रॉम रस्टिंग। लोहे की वस्तुओं पर जो जंग लग जाता है ना, तो लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने से बचाने के लिए इसकी कोटिंग की जाती है जिंक मेटल की। देखिए, अगर हमें अपनी लोहे की वस्तुओं को बचाना है कि उस पर जंग ना लगे, तो हमें क्या करना होगा? हमें लोहे की वस्तुओं पर एक लेयर चढ़ानी पड़ती है इस जिंक मेटल की। जिंक मेटल से एक तरीके से एक लेयर चढ़ाई जाती है लोहे की वस्तु पर, तो उस पर जंग नहीं लगता है। इस तरीके से ये प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। जंग लगने से बचाता है लोहे की वस्तुओं को। अब देखिए, जिंक का इंपॉर्टेंट रोल होता है ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी। हमारी बॉडी के अंदर कहाँ होता है? देखिए, हमारी बॉडी में एक इंसुलिन हार्मोन होता है। इंसुलिन हार्मोन का जो है बैलेंस बना रहे हमारी बॉडी में, तब हमारी बॉडी में इस जिंक जो जिंक है वो वहाँ पे एक मिनरल्स की तरह वर्क करता है। तो जिंक का रोल होता है इंसुलिन हार्मोन की बैलेंसिंग करने में हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिखा सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स। जो ये सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स है, इसका
सिल्वर का मैंने क्या बताया था, ये मेटल्स का गुड क्या है, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी होता है सिल्वर, है ना। और देखिए ये जो गोल्ड है, गोल्ड का मैंने बताया था, गोल्ड क्या थी, बहुत ज्यादा क्या थी, गोल्ड का यूज किया जा रहा था ना। गोल्ड का यूज किस में भी किया गया था, एक मैलेबल मेटल के फॉर्म में भी किया गया था। अब देखिए हम इसका मेन यूज देख रहे हैं, बनाने में किया जाता है ज्वेलरीज में। तो सिल्वर और गोल्ड का जो ये सिल्वर गोल्ड मेटल्स है, इनका जनरली जो मोस्टली यूज है कहाँ पे है, ज्वेलरी में है। नेक्स्ट देखिए मरकरी, जो मरकरी मेटल है इसका यूज होता है बनाने में थर्मामीटर्स को। देखिए थर्मोमीटर्स की सेटिंग, थर्मोमीटर्स को आपने देखा होगा आजकल तो जो थर्मोमीटर्स है वे थोड़े ऐसे बोले तो अलग तरीके के थर्मोमीटर आने लगे हैं। लेकिन जो पहले थर्मोमीटर होते थे ना, वे थर्मोमीटर किसके अंदर रखे जाते थे, एक कांच की बोतल होती थी, उसके अंदर पारा यानी मरकरी को क्या कहते हैं, पारा कहते थे। तो मरकरी के अंदर थर्मामीटर को रखा जाता था। तो मेन ये जो यूज है मरकरी का कहाँ पर दिया जा रहा है, मेटल्स का थर्मोमीटर के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए मैंने यहाँ पर लिखा नाइक्रोम को लिखा। ये जो नाइक्रोम है ना, नाइक्रोम है एक अलॉय, क्या है ये है एक अलॉय है, यानी मिश्र धातु है। तो देखिए ये जो मिश्र धातु है ना, इनमें भी इन मेटल्स नॉन मेटल्स का यूज किया जाता है। अभी हम उस पर नहीं जाते, जो जरूरी है एग्जाम के लिए उतना ही पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर नाइक्रोम को देखिए, नाइक्रोम बना है निकिल एंड क्रोमियम मेटल से। निकिल और क्रोमियम मेटल के दोनों के मिक्सर है एक तरीके से नाइक्रोम। अब देखिए इस नाइक्रोम का यूज किया जाता है हीट एलिमेंट में, यानी एलिमेंट की हीटिंग में। अब देखिए जो मैं इसके लिए एग्जांपल की बात करूँ तो आप देखिए यहाँ पर जो प्रेस का एलिमेंट होता है ना, जो कपड़ों पे प्रेस की जाती है, तो उसके एलिमेंट की हीटिंग बनी रहे तब इस नाइक्रोम एलॉय का यूज होता है। जो गीजर होता है, गीजर के एलिमेंट को गर्म करने में यूज होता है, नाइक्रोम का यूज होता है ओके। अब देखिए यहाँ पर मैंने बात की गीजर के एलिमेंट में, प्रेस के एलिमेंट में, और सबसे ज्यादा रोल तीनों में ही रोल है। और जो एक और इसका रोल होता है, किसमें होता है, हीटर की कोयलिंग। जो वो हीटर का आपने एलिमेंट देखा ना, ऐसे कोइल्ड होके रहता है। तो हीटर के एलिमेंट में भी, प्रेस के एलिमेंट, गीजर के एलिमेंट और हीटर के एलिमेंट में बहुत मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उनको एक तरीके से गर्म करने में हेल्प करता है ये नाइक्रोम एलॉय। नेक्स्ट देखिए कॉपर मैंने यहाँ पर लिखा। जो कॉपर है, कॉपर भी एक मेटल्स है, इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर्स में। जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होता है ना, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं उनको बनाने में यूज किया जाता है कॉपर, मीन्स तांबे का यूज किया जाता है बनाने में इलेक्ट्रिकल वायर को। यहाँ पर देखिए यूजेस ऑफ नॉन मेटल, ये हमने मेटल्स के यूजेस देखे अभी तक। अब हम यहाँ पर देखेंगे नॉन मेटल्स के यूज देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए नॉन मेटल्स के यूज में मैंने लिया ग्रेफाइट को लिया। ग्रेफाइट का मैंने यूज बताया पहले, बनाने में किया जाता है एक तरीके से लुब्रिकेंट के फॉर्म में भी ग्रेफाइट को यूज करते हैं। दूसरा मैंने लिखा लेड पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ पर लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में लिखा। अब यानी लुब्रिकेंट मतलब एक स्नेहक, लुब्रिकेंट को बोलते हैं स्नेहक बोलते हैं ना, तो या मैंने ग्रेफाइट का यूज एक लुब्रिकेंट फॉर्म में बताया। देखिए मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था अभी, फ्रिक्शन पढ़ाया था। तो फ्रिक्शन में मैंने बताया था कि जब मैं बता रही थी कि ज्यादा फ्रिक्शन कहाँ लगता है और कम फ्रिक्शन कहाँ लगता है। अब देखिए फ्रिक्शन दो तरीके से लगता है, ज्यादा फ्रिक्शन भी लगता है और कम भी लगता है। अब देखिए ज्यादा फ्रिक्शन कहाँ लगता है, जो रफ जिन वस्तुओं का जो एरिया होता है, जैसे मैं एग्जांपल करूँ टायर्स की बात करूँ, शूज की बात करूँ, तो उनका जो नीचे का जो सोल होता है शूज का, वो कैसा होता है, रफ होता है ना। ऐसे ही देखिए जो मशीन्स होती है ना, मशीन्स के जो पुर्जे होते हैं वे भी उबड़ खाबड़ होते हैं। तो मशीन्स के पुर्जे ना घिसे, उनमें ज्यादा हीटिंग बनने से क्या होगा, पुर्जे घिसेंगे, उबड़ खाबड़ एरिया है क्योंकि अच्छे से फ्रिक्शन लग पाएगा। तो उस फ्रिक्शन यानी मशीन के पुर्जे ज्यादा ना घिसे, तो उसके बीच में ये लुब्रिकेंट की फॉर्म में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि मशीन्स के पुर्जे ज्यादा ना घिसे और वो अच्छे से वर्क करे। तो उसके ये लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में वहां पे ग्रेफाइट यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लेड पेंसिल लिखा है। देखिए जो बच्चे लेड पेंसिल यूज करते हैं ना,
उसमें ये ग्रेफाइट की लेयर्स होती है। जो ग्रेफाइट की लेयर्स होती है ना, इनके बीच फोर्स लगता है, वंडरवाल्स फोर्स लगता है। तो कौन सा फोर्स लगता है? वंडरवाल्स फोर्स लगता है। और ये जो वंडरवाल्स फोर्स होता है ना, सारे फोर्स में सबसे कमजोर फोर्स की अगर हम बात करें, वंडरवाल्स फोर्स ही होता है। अब मैंने यहाँ पे लेड पेंसिल बोला, यानी जो बच्चे कच्ची पेंसिल बोलते हैं ना, तो उसमें यूज होता है ग्रेफाइट, परतों को लेयर्स की फॉर्म में यूज होता है ग्रेफाइट। अब लेड लिखा है, देखिए आजकल जो ये पेंसिल आती है ना, जो ग्रेफाइट है, ये ओनली इनमें ग्रेफाइट होता है, लेड मिक्स नहीं होता है। लेड इसमें से रिमूव कर दिया है। क्यों रिमूव कर दिया? क्योंकि लेड आने से ना बच्चे मुंह में पेंसिल डालते थे और खा भी लेते थे, तो क्या होता था कि कैंसर के केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे थे इस लेड के मिक्स होने से पेंसिल के अंदर। तो अब कहने को ये अब भी लेड पेंसिल है, लेकिन इस पेंसिल के अंदर से लेड को रिमूव कर दिया गया है। अब इस पेंसिल के अंदर क्या है? ग्रेफाइट की लेयर ही प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। क्यों रिमूव किया? क्योंकि कैंसर के केसेस ज्यादा देखने को मिल गए थे, तो लेड को रिमूव कर दिया, लेकिन फिर भी लेड पेंसिल ही इसको बोला जाता है। इसके अंदर ओनली ग्रेफाइट्स की लेयर्स है। फोर्स कौन सा लग रहा है ग्रेफाइट की लेयर्स के बीच? वंडरवाल्स फोर्स लग रहा है। क्या है वो? सबसे कमजोर फोर्स होता है। नेक्स्ट देखिए, जो मैंने नॉन मेटल लिया, सल्फर एंड फॉस्फोरस लिया। जो ये सल्फर और फॉस्फोरस है, इनका जो यूज किया जाता है, बनाने में किया जाता है, क्रैकर्स, पटाखों को बनाने में किया जाता है, यानी जितनी भी विस्फोटक सामग्री होती है ना, उनको बनाने में यूज किया जाता है सल्फर और फॉस्फोरस का। नेक्स्ट देखिए, आयोडीन मैंने लिखा। आयोडीन क्या है? आयोडीन भी एक नॉन मेटल है। आयोडीन का यूज किया जाता है आयोडीन सॉल्यूशन लाइक एंटीसेप्टिक। देखिए जो ये आयोडीन होता है ना, आयोडीन का यूज किया जाता है एक एंटीसेप्टिक के फॉर्म में। देखिए जब हम लोगों को चोट लग जाती है ना, तो एक पर्पल कलर का एक लिक्विड होता है, जो वो सॉल्यूशन होता है ना, वो आयोडीन सॉल्यूशन होता है। ये एक एंटीसेप्टिक की फॉर्म में उस चोट पर लगाया जाता है। अच्छे से वॉशिंग की जाती है इस आयोडीन को लगाने से, ताकि इन्फेक्शन ना हो सके। तो आयोडीन का वहां पे यूज किया जाता है। दूसरा देखिए, आयोडीन का यूज किया जाता है डिजीज में, गोइटर। देखिए जिन लोगों को घेंगा रोग हो जाता है, गोइटर हो जाता है ना, तो उन लोगों को खाना चाहिए आयोडीन, क्योंकि आयोडीन की कमी से ही ये गोइटर डिजीज होती है। तो उस फॉर्म में हमें क्या यूज करना चाहिए? ज्यादा आयोडीन को खाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन का यूज कहाँ करते हैं? ऑक्सीजन का यूज ब्रीथिंग में होता है, कंबक्शन में होता है, यानी श्वसन में। मैं यहाँ पर बात करूँ ब्रीथिंग पॉइंट यानी रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो ब्रीथिंग में एंड कंबक्शन में यूज किया जाता है, यानी दहन में भी करते हैं। देखिए जब हम क्या करते हैं, हमारे जब ये ब्रीथिंग चलता है ना, ये जो ब्रीथिंग वाला प्रोसेस चलता है, इसमें हम क्या करते हैं? गैस को छोड़ते हैं और गैस को लेते भी हैं। देखिए जब हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, यानी ऑक्सीजन गैस को हम लेते हैं ना, तो वो प्रोसेस होता है इनहेल प्रोसेस होता है। जब हम CO2 को छोड़ते हैं, वो एक्सहेल प्रोसेस होता है। तो देखिए जब हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं ना, तो वो जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं सबसे पहले कहाँ आती है? हमारे लंग्स के पास आती है। लंग्स फिर ब्लड को प्यूरिफाई करके उस ऑक्सीजन को फिर भेजती है हार्ट के पास, फिर हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है ये ऑक्सीजन। कैसे होगी? ब्लड के साथ मिक्स होगी, ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है ऑक्सीजन। और देखिए जहां ये जो आग लगती है ना, आग दहन में एक तरीके से ऑक्सीजन का यूज होता है, ठीक है ना। अब देखिए ऑक्सीजन का एक और यूज होता है। हम लोग देखिए ऑक्सीजन का हमने अपना बताया ब्रीथिंग में, ऐसे ही पौधे भी ऑक्सीजन का यूज करते हैं। देखिए आपने सुना होगा कि रात में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, यानी पेड़्स के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? देखिए जैसे हम लोग अपने ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना हमारी बॉडी को, ऐसे ही प्लांट को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। देखिए रात में क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। अगर हम लोग भी प्लांट के नीचे सो जाएंगे, हम उन पेड़ पौधों के नीचे सो जाएंगे ना, तो रात के समय पौधे भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं हमारी तरह। हम भी ऑक्सीजन लेंगे, पौधे भी ऑक्सीजन लेंगे, तो इस तरीके से क्या होता है? ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है और फिर प्रॉब्लम्स होती है हम लोगों को भी, क्योंकि पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से कहा जाता है, इसी बात को सोचते हुए कहते हैं कि पौधों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पेड़ पौधों के लिए, जंतुओं के लिए इसलिए ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजन का। देखिए नाइट्रोजन का रोल होता है एक फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में।
देखिए आपने देखा होगा जो खेतों में जो खाद डाली जाती है, आर्टिफिशियल जो खाद होती है, उसके ऊपर लिखा होता है एनपीके। एनपीके का मतलब होता है उसमें नाइट्रोजन भी मिक्स होती है और फॉस्फोरस भी होता है और पोटेशियम भी उसमें मिक्स होता है। तो ये तीनों ही क्या है, एनपीके मैंने बात की है नॉन मेटल्स है ना। तो ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर इनकी बात की है मेटल्स की, ये मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन का मैंने यूज बताया, फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में करते हैं। दूसरा, इसे फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में डालेंगे, क्या होगा, पौधों में अच्छे से वृद्धि होगी, यानी पौधों में अच्छे से ग्रोथ करने में ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन एज अ फर्टिलाइजेशन फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्लोरीन मैंने लिखा। क्लोरीन का जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है वाटर को क्लीन करने में। देखिए जो बड़ी बड़ी पानी की टंकियां होती है ना, वे कई महीनों तक उनके अंदर पानी रहता है, पानी सड़े नहीं, उस पानी में कीड़े ना हो, तो क्या डाला जाता है, क्लोरीन को उसके अंदर डाला जाता है पानी के अंदर, ताकि पानी एक लंबे टाइम तक क्लीन रह सके। तो क्लीन करने में कौन हेल्प कर रहा है, ये क्लोरीन नॉन मेटल्स हेल्प कर रही है उस पानी को ज्यादा यानी लंबे टाइम तक वो साफ रह सके। तो कौन हेल्प कर रहा है, ये नॉन मेटल क्लीन कर रहा है उस पानी को क्लीन करने में। नेक्स्ट देखिए ब्लीचिंग पाउडर में भी इसका योग, देखिए यौगिकों के यानी कंपाउंड्स की फॉर्म में भी एक तरीके से क्लोरीन का यूज किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ब्लीचिंग पाउडर, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये क्या है, एक तरीके से एक कंपाउंड फॉर्म हो गई है इस क्लोरीन की। अब ब्लीचिंग पाउडर का मैं यूज बताऊँ तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज जो कपड़ों पर जो दाग धब्बे लग जाते हैं ना, तो उस दाग धब्बों को रिमूव करने में इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो अभी हमने यहाँ पर अब डिस्कस कर लिया है मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस को। अब मैं यहाँ पर इससे आगे आपको पढ़ाने वाली हूँ कोरोजन। तो अब हम देखते हैं कोरोजन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं ये कोरोजन संसारण क्या होता है। देखिए ये जो संसारण है एक तरीके से ये जंग लगने वाला प्रोसेस होता है। जो मेटल्स होती है ना, मेटल्स के ऊपर जो लेयर चढ़ती है, लेयर बाय लेयर चढ़ती रहती है, एक तरीके से जंग लगना, जो जंग लगने वाला जो प्रोसेस होता है ना, उसे ही कोरोजन कहते हैं। आम लैंग्वेज में क्या कहेंगे हम, एक लाइन में बात करें, लेयर बाय लेयर, यानी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जो चढ़ती है मेटल्स के ऊपर, वो एक तरीके से जंग होता है, जंग। तो इस जंग, ये जो जंग लगता है, इस पूरे प्रोसेस को ही कोरोजन यानी संसारण कहते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, ये मैंने एक उदाहरण लिया रस्टिंग ऑफ आयरन का, यहाँ पे उदाहरण लिया। तो मैंने यहाँ पर लिखा ये रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे पर जंग लगना। अब लोहा यानी ये जो आयरन है, आयरन एक मेटल है, इसके ऊपर जंग लग रहा है आयरन, ठीक है ना। तो जो जंग लग रहा है, इस जंग लग रहा है ना लोहे की वस्तु पर, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, किसका, संसारण, कोरोजन का प्रोसेस है। अब लोहे की वस्तु पर जो जंग लगता है ना, क्या होता है, जंग लगने से वो लोहा खराब हो जाता है। अब ये जो जंग लगता है आयरन के साथ एयर का। देखिए जब आयरन के साथ आयरन क्या करता है, नमी पा करके, यानी लोहा जब नमी पा लेता है, मॉइस्ट हो जाता है, तो आयरन के साथ एयर मिक्स होके और फिर उसके साथ वाटर यानी मॉइस्चर फॉर्म हो गई है। वाटर क्या है, एकदम उस पे आयरन पे देखिए पानी थोड़े जा रहा है। अब देखिए जंग लगने का सबसे बड़ा जो हम कहे तो ज्यादा जो जनरली जो जंग देखा गया है वो कहाँ देखा गया है कि जंग लगता है नमी वाले एरिया में ज्यादा लगता है। अब देखिए सर्दी में लोहे का अगर हम कुछ सामान बाहर रख दे तो उसके ऊपर ऑब्वियसली है जंग लगेगा, क्योंकि देखिए जो सर्दियों का जो मौसम होता है ना, वो मॉइस्ट वाला, ज़्यादा पानी वाला ऐसा इन्वायरमेंट होता है सर्दियों का। अब देखिए सर्दियों को छोड़िए, अगर हम कहीं भी नमी वाले एरिया में हम लोहे की वस्तु को रख देते हैं तो लाजमी सी बात है वहाँ पर क्या लग जाता है, लोहे वाली वस्तुओं पर जंग लग जाता है। इसका प्रिवेंशन भी किया जाता है। देखिए किस तरीके से करते हैं, पहले हम देखते हैं, मैंने यहाँ पर जो जंग का फॉर्मूला है वो लिखा Fe2O3 इंटू XH2O। अब देखिए मैंने वाटर का कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं लिखा, वाटर का मॉलिक्यूल फिक्स नहीं लिखा, मैंने X लिखा। ये मैंने X इसलिए लिखा क्योंकि देखिए इंडिया हो या पाकिस्तान हो, अलग अलग कंट्री में वाटर का मॉलिक्यूल डिफरेंट होता है।
वाटर का जो मॉलिक्यूल देखा गया है, यानी लोहे की वस्तु पर जो जंग लगता है वहां पर जो वाटर का मॉलिक्यूल देखा है, अलग अलग कंट्री में डिफरेंट क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल देखने को मिला है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स लिखा। ठीक है ना। अब देखिए लोहे की वस्तुओं में नमी पाकर जंग लगता है किसके ऑब्जर्वेशन में लगता है, एयर के ऑब्जर्वेशन में। एयर की यहाँ पर बात करूँ तो एयर आ जाए, एयर एक तरीके से एक ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो आयरन के साथ देखिए जो क्वेश्चन आए एग्जाम में, एयर भी दिया जा सकता है, एयर के प्लेस पर ऑक्सीजन होगा, है ये दोनों एक ही। क्या है ये, ऑक्सीजन भी दिया जाता है ना, तो ऑक्सीजन आ जाए या एयर आ जाए तो दोनों एक तरीके से किसका प्रोसेस है, ये लोहे का फॉर्मूला को ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शो कर रहे हैं। अब देखिए जो ये आयरन है, आयरन में यहाँ पर क्या हो रहा है, आयरन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। आयरन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। और जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इस फॉर्मूले में यहाँ पर देखिए, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, Fe2O3 into XH2O। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा आयरन, आयरन का क्या मैंने अभी क्या बताया, आयरन का हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ओ से मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए ये जो अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में, लोहे पर जो ये जंग लग रहा है, ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एक तरीके से लोहे पर जंग लगना प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिस रिएक्शन में ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ये प्रोसेस लोहे पर जंग लगना जो प्रोसेस है ये कौन सा होगा, रेडॉक्स प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा, रेडॉक्स। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों मिलकर प्रोसेस कौन से प्रोसेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, रेडॉक्स का कर रहे हैं। यहाँ पे ये रेडॉक्स रिएक्शन बन रहा है इस पर। अब देखिए एक तरीके से ये यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है केमिकल चेंज, यानी रासायनिक परिवर्तन है। एक तरीके से लोहे पर जंग लगना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि अगर हमने एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बना दिया है, जो वो दूसरा सब्सटेंस बनाया है, उस दूसरे सब्सटेंस से हम फिर से पहले वाला सब्सटेंस नहीं बना सकते। अब देखिए लोहे की वस्तुओं पर जो जंग लगा है, अब जंग लगी वस्तुओं को फिर से पहले जैसी लोहे की वस्तु नहीं बनाया जा सकता। तो ये ही प्रोसेस केमिकल चेंज है, यानी रासायनिक परिवर्तन है। देखिए रासायनिक परिवर्तन में जब एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बना देते हैं तो फिर उस दूसरे सब्सटेंस से पहले वाला सब्सटेंस नहीं बनाया जा सकता। सेम यही प्रोसेस, इसलिए इसके लिए बोला ये एक केमिकल चेंज है, यानी रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि लोहे पर लगी वस्तु को फिर से पहले जैसी लोहे की वस्तु नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए इसकी प्रिवेंशन यानी इसका बचाव देखिए लोहे की वस्तुओं को कैसे किया जा सकता है। अगर लोहे को हमें जंग से बचाना है तो हमें गैल्वेनाइजेशन करना होगा, यानी एक तरीके से यसद लेपन करना होगा। यसद लेपन में हमें क्या करना है, मान लीजिए एक लोहे की वस्तु है, लोहे की वस्तु पर हमें कोटेड करनी होगी जिंक की। किसकी कोटेड करनी है, जिंक की। अगर लोहे की वस्तु को हमें जंग से बचाना है तो उस पर हमें कोटेड करनी होगी, एक लेयर चढ़ानी होगी जिंक की। जिंक देखिए लोहे के कंपैरिजन, आयरन के कंपैरिजन में जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है। जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव कंपैरिजन टू आयरन। देन आयरन, यानी आयरन के अपेक्षा यहां पर ये मोर रिएक्टिव है। कौन, जिंक। ठीक है, इस तरीके से लोहे की वस्तु को जंग लगने से बचाया जा सकता है अगर हम लोहे की वस्तुओं पर एक लेयर चढ़ा दे जिंक की। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये मैंने जो यहाँ पर एग्जांपल दिया रस्टिंग ऑफ आयरन का सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा मैं एग्जांपल लेती हूँ।
अब देखिए यहाँ पे मैंने जो नेक्स्ट एग्जांपल लिया, कोरोजन ऑन कॉपर, यानी तांबे पर जंग लगना। अब आपने देखा होगा तांबे की जो वस्तुएं होती है ना, तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देती है। तांबे की वस्तु तो सभी के घर में होती है, जैसे देखिए जो पूजा करने वाला जो पूजा करने का जो वो कलश होता है ना, वो तांबे का होता है। तांबे के जग भी होते हैं, तो अगर उनकी अच्छे से केयर नहीं की जाती, अच्छे से बढ़िया क्लीनिंग नहीं की जाती, तो उनके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है। तो वो जो इस पर तांबे की वस्तु पर जो जंग लगता है वो ग्रीन कलर का लगता है। कैसा लगता है? ग्रीन कलर का। जो वो ग्रीन कलर का तांबे का जो कलश ग्रीन हो जाता है, वो एक तरीके से तांबे की वस्तु पर क्या लग रहा है? वो लग रहा है उस पे जंग। और तांबे की वस्तु पर जो जंग लगता है वो ग्रीन कलर का लगता है। क्यों लगता है? देखिए, द कलर ऑफ कोरोजन ऑन कॉपर इज ऑफ ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर का जो कोटिंग, जो लेयर चढ़ गई है तांबे के कलश पर, तांबे की और भी जो वस्तु है उन पर ग्रीन कलर की जो चढ़ती है वो जंग होता है। वो चढ़ता क्यों है? देखिए, तांबे की वस्तु वायु में नमी पाकर, नमी पाएगी ना, तो नमी होगी तभी तो जंग लगेगा ना। जंग कब लगता है? जब नमी वाला एरिया होगा। तांबे की वस्तु जब नमी पा लेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बनाती है कॉपर कार्बोनेट, यानी कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगी। ये फुल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है तांबे की वस्तु पर जब जंग लग जाता है तब ये वाला यहाँ पे फॉर्मेट, यानी ये फॉर्मूला उस पे तांबे की वस्तु पर जब जंग लग जाता है, ये फॉर्मूला वहां पे बन जाता है। क्यों बनता है? जब कॉपर की वस्तु वायु में नमी पाकर क्या करती है? CO2 के साथ रिएक्शन करती है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पर एल्किलाइन कॉपर कार्बोनेट का ये फॉर्मूला है। यहाँ पर एल्किलाइन कॉपर कार्बोनेट, ठीक है ना, ये फॉर्मूला यहाँ पर इसमें रह गया। तो इस वजह से तांबे की वस्तु पर जो जंग लगता है वो ग्रीन कलर का लगता है, इन सब चीजों के कारण यहाँ पर लगता है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, यानी चांदी का काला पड़ना। अब देखिए चांदी की जो वस्तु है, चांदी की पायल है, चांदी की जो माला होती है, जो चैन पहनते हैं, कुछ दिन बाद आपने देखा होगा चांदी की जो ये वस्तुएं होती है काली पड़ जाती है। काली क्यों पड़ती है? देखिए, काली पड़ती है ड्यू टू सिल्वर सल्फाइड व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए, जो चांदी होती है ना, चांदी जैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कांटेक्ट में आती है तो ये सिल्वर सल्फाइड में चेंज हो जाती है। जैसे ही सिल्वर सल्फाइड में ये चेंज हो गई तो चांदी पड़ जाती है काली। तो जो चांदी का काला होना है वो एक तरीके से क्या हो रहा है, उस पर जो काला काली हो जाती है चांदी वाली चीजें, वो क्या है, उस पर कोरोजन हो रहा है। और ये कैसी होती है? काला पड़ना, यानी काली जब पड़ जाती है, यानी समझो उस पर एक तरीके से कोरोजन हो गया है चांदी पर। क्यों होता है? ये चांदी जब कांटेक्ट में आती है किसके? सिल्वर कांटेक्ट में आ जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड के। चांदी जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में आती है तो चांदी पड़ जाती है काली। वो उस पर एक तरीके से क्या हो रहा है? कोरोजन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसकी भी अच्छे से क्लीनिंग करते रहे टाइम पर तो चांदी काली नहीं पड़ती। तो ये हमने आज के इस टॉपिक में, आज की जो ये हमने सेशन लिया, इसमें हमने नॉन मेटल्स के यूजेस को देखा और कोरोजन को देखा। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।